नमस्कार, ये स्मार्ट खेती का स्टूडियो वर्जन है और स्वागत है आपका संसद टीवी में। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ। आज हम स्मार्ट खेती में बात करेंगे कोऑपरेटिव्स की और आज हम बात करेंगे कोऑपरेटिव्स के रिजर्व बैंक यानी एनसीडीसी की। ये एनसीडीसी क्या है, ये कब बनी है, क्या काम करती है, कैसे काम करती है और आपके लिए इस संस्था के मायने क्या हैं, आपके लिए ये संस्था कितनी अहम है, इस सारे मसले को समझाने के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनका तारुफ मैं आपसे कराता हूं। हमारे साथ धनंजय सिंह जी जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी में। धनंजय सिंह जी जो हैं वो बोर्ड ऑफ मेंबर हैं एनसीडीसी के। ये जो संस्था है ये कब बनी, क्यों बनी और जब ये बनाई गई उस समय उन लोगों के दिमाग में इसकी ज़रूरत क्यों आई होगी, यहाँ से हम शुरू कर सकते हैं इस बात को। रामवीर जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के बारे में, जो गांव के आर्थिक समृद्धि का रास्ता प्रशस्त करने के लिए बनाया गया है, उसके बारे में बताने के लिए देशवासियों को आपने इतने महत्वपूर्ण चैनल पर मुझे अवसर दिया है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, अंग्रेजी में नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कहते हैं जी। ये 1962 में पार्लियामेंट के एक एक्ट द्वारा बनाया गया। मार्च 1963 में इसकी स्थापना हुई और तब से ये सतत काम कर रहा है। आज़ादी के बाद हमारे यहाँ विपन्नता थी, अन्न का अभाव था, हरित क्रांति की आवश्यकता थी। अमेरिका से गेहूं लाया जाता था किसी तरह। शास्त्री जी ने, हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपील की थी कि सब लोग एक दिन का भोजन छोड़ें। ऐसी कठिन परिस्थितियों में सहकारिता आंदोलन को शुरू करना, चलाना एक कठिन काम था। गांव-गांव में खाद और अच्छे बीज सहकारी समितियों के माध्यम से पहुँचें, इसके लिए सहकारी समितियां तो बन गईं, लेकिन धन की व्यवस्था करनी थी। तो उस समय एक ऐसा मैकेनिज्म सरकार को डेवलप करना था जिसके माध्यम से ये पैसा उन समितियों तक पहुंचाया जा सके, क्योंकि केंद्र सरकार का पैसा देने का जो सिस्टम है, तरीका है, वो या तो राज्य सरकार को देगी या तो किसी संस्था को देगी। बिल्कुल। बैंक नेशनलाइज नहीं थे, प्राइवेट थे सारे बैंक। नेशनलाइजेशन बाद में हुआ। तो उस समय राष्ट्रीय सहकारी विकास की निगम की स्थापना इसी उद्देश्य से की गई कि किसानों तक खाद और बीज अच्छे किस्म के वो पहुँचें और उससे जो है अन्न का उत्पादन हो ज़्यादा मात्रा में। बिल्कुल। और अन्न के उत्पादन के साथ साथ उसमें के प्रोसेसिंग की ज़रूरत थी। आप क्या मानते हैं, भारत की हरित क्रांति और भारत की श्वेत क्रांति में जो कंट्रीब्यूशन है उसमें कोऑपरेटिव का कंट्रीब्यूशन कितना % होगा? एक असेसमेंट। 100%। क्या बात कर रहे हैं? 100%। क्योंकि सहकारी समितियों के माध्यम से ही ये हरित क्रांति लाई गई। अच्छा। तराई बीज निगम के बीज पंतनगर में बनते थे, जिनके माध्यम से उत्तर भारत में बीज की सप्लाई होती थी। इफ्को, क्रिफ्को जैसी संस्थाएं बनाई गई कोऑपरेटिव की, जिनके माध्यम से खाद पहुंचाया गया। बिल्कुल। और श्वेत क्रांति में भी हमारे पटेल साहब, उन्होंने 1945 में जब खेड़ा में शुरुआत कराई इसकी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, बिल्कुल, तो वो भी कोऑपरेटिव से शुरू हुआ। तो ये जो हरित क्रांति और श्वेत क्रांति, और अभी मोदी जी ने ब्लू रिवॉल्यूशन की बात की है, नीली क्रांति की, तो नीली क्रांति भी सहकारी समितियों के माध्यम से ही परवान चढ़ने वाली है। क्या बात। एक बात और, ऐसा कहा जाता है कि एनसीडीसी जो है वो कोऑपरेटिव्स का रिजर्व बैंक है। एक तो ये ऐसा क्यों कहा जाता है? दूसरा, अगर हम ऐसा मान लें तो एनसीडीसी ने कोऑपरेटिव्स में कितना पैसा डाल रखा है? कोऑपरेटिव्स मतलब देश को ये पता तो लगे कि जी हाँ, एनसीडीसी ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो वित्तीय वर्ष बीता है उसमें सहकारी समितियों को
956 करोड़ रुपए लोन दिया है, डिस्पर्स किया है सारी सहकारी समितियों को ही। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम का 1 रुपया भी जाएगा तो किसी न किसी रजिस्टर्ड सहकारी संस्था को ही जाएगा, तो सहकारी समितियों को ही इतना पैसा पिछले फाइनेंशियल ईयर में दिया गया है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारी सरकार बनने से पहले ये आंकड़ा 12-13 हजार करोड़ रुपए का था। अच्छा। और वो बढ़कर के 21 में ये 24,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचा। और अभी तो अचानक जंप कर गया। और फिर पिछले 2024 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें हमने 60,000 करोड़ रुपए का डिसबर्समेंट किया। 2025 के फाइनेंशियल ईयर में इसको हमने 96,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाया और इस फाइनेंशियल ईयर में हमने इसको 1,27,000 करोड़ रुपए के ऊपर पहुंचाया। सहकारिता के भविष्य की और संभावनाओं की बात और उस तरफ हम जाएं, उससे पहले एक जो इसके अतीत का सिरा है उसको भी पकड़ना चाहिए और देश के लोगों को समझना चाहिए। मैं भारत ही नहीं, मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को एक बार ये बताएं कि जो कोऑपरेटिव है, बहुत सारे लोग तो इसका मतलब भी शायद ना समझते हों। लोगों को लगता है कि नहीं, परिवार में 2 भाई होते हैं वो एक साथ मिलकर काम कर पाते हैं, या फिर कंपनी में कुछ पार्टनर होते हैं वो मिलकर के कंपनी चलाते हैं। लेकिन ये सहकारिता क्या भला है? एक तो ये, और ये कहाँ से शुरू हुआ? देखिए, सहकारी समिति या सहकारिता का सीधा सीधा अर्थ है एक व्यावसायिक संगठन। ठीक है। यह व्यावसायिक संगठन है और इसमें हर व्यक्ति की जो शेयर होल्डर है उसका शेयर चाहे 1 शेयर हो या 1000 शेयर हो, वोटिंग राइट उसका एक ही होगा। अच्छा। ये इसका जो है वो थंब रूल है। दूसरा, सहकारी समिति बनाने की जो शुरुआत हुई सबसे पहले वो हॉलैंड से शुरू हुई। पोलैंड से शुरू हुई, मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी से जी। और वहीं का पोल्सन बटर था जिसने वो भारत में जब शोषण शुरू किया किसानों का, बिल्कुल उसी के अगेंस्ट में अमूल वगैरह खड़ा हुआ, उसी के अगेंस्ट में आंदोलन शुरू हुआ और फिर यहाँ पर जो है श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई। बिल्कुल। भारत में 1900 जब आज़ादी से पहले भारत में किसानों की स्थिति बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। जब ये मुगल साम्राज्य था और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब भारत को लिया तो किसानों को महाजन जो ऋण देते थे उसमें एक ऋण के बदले एक परिवार उसमें बंधक हो जाता था और वो पीढ़ियों तक बंधक रहता था। बंधुआ मजदूरी वहाँ से शुरू हुई। तो उससे मुक्ति देने के लिए कोऑपरेटिव बनाकर क्रेडिट सोसाइटी बना करके और किसानों को आसान ढंग से कम ब्याज पर ऋण देने की व्यवस्था बनाई। ब्रिटिश पार्लियामेंट में सबसे पहले 1904 में इंडियन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट बना। तो इसका मतलब क्रेडिट सोसाइटी जो हैं कोऑपरेटिव्स के रूप में सबसे पहले अस्तित्व में आई। निश्चित रूप से, क्योंकि धन ही तो आवश्यक था किसी भी उत्पादन के लिए। किसान या कृषक हमारे भारत में कोई क्रेडिट सोसाइटी ऐसी जो सबसे ज्यादा क्रेडिट देती हो? क्रेडिट सोसाइटी जो है वो अभी महाराष्ट्र में कोई सोसाइटी? हाँ, महाराष्ट्र की एक वो अभ्युदय है क्रेडिट सोसाइटी, इस समय सबसे बड़ी है। आंध्र में कुछ एक मुल्कानूर मार्केटिंग सोसाइटी है, उनका भी बहुत बड़ा काम है, क्रेडिट के रूप में भी है और भी चीज़ों में है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि एनसीडीसी जो पैसा देता है वो तो देता ही है, इसके अलावा क्रेडिट सोसाइटी जो हैं वो भी लाखों करोड़ रुपया जो है लोगों को देती हैं। देखिए, एनसीडीसी तो एक सहयोग देने वाली संस्था है, बिल्कुल, लेकिन कोऑपरेटिव मूवमेंट जब शुरू हुआ इस देश में तो सब लोगों ने निजी पूंजी से काम शुरू किया। बिल्कुल, 100 लोगों की, 200 लोगों की, 500 लोगों की, 5000 लोगों की पूंजी से काम शुरू किया। सरकारों का सहयोग उसमें मिला। बिल्कुल। रजिस्ट्रेशन एक्ट इसलिए बना कि उसमें किसी तरह की गलती न की जाए, किसी तरह का जो है असंवैधानिक काम न हो, इसके लिए तो एक्ट बनाया गया।
उसकी मॉनिटरिंग के लिए। लेकिन पूंजी जो है वो सरकार नहीं देती थी कोऑपरेटिव संस्थाओं को। बिल्कुल। समय समाप्त ना हो जाए, हालांकि समय है हमारे पास अभी। हमारे जो देश का युवा है जो सुन रहा है आपकी बातों को भी, वो एक कोऑपरेटिव ग्रुप बना करके कैसे वो काम कर सकता है, कौन कौन सी योजनाएं हैं, कौन कौन से कार्यक्रम हैं, इस पर कुछ अपनी नज़र जरूर डालें। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की कई योजनाएं चल रही हैं, उसमें एक युवा सहकार प्राथमिकता पर हम लोग इस समय देख रहे हैं। ठीक है। युवा सहकार का मतलब नई सहकारी समिति जो फिलहाल में बना रहे हैं। कुछ लोगों ने मिलकर के एक समिति बनाई और वो समिति 3 महीने 6 महीने पुरानी है, तो उसको हम जो है वो वित्तीय सहायता देते हैं, उनको गाइड भी करते हैं। अगर किसी तरह का प्रोजेक्ट वगैरह बनाना है उसमें, तो हमारे यहाँ सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बिल्कुल, तो उनको गाइड भी करते हैं। तो युवा सहकार की योजना और युवाओं के लिए तो विशेष रूप से इसलिए है क्योंकि जो स्टार्टअप्स बिल्कुल की योजना भारत सरकार की चली है, तो स्टार्टअप्स के लिए तो बैंकों से, नेशनलाइज्ड बैंकों से ऋण मिल जा रहा है। लेकिन कोऑपरेटिव के माध्यम से जो लोग करना चाहें तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराएं। वो एक्ट चाहे किसी भी स्टेट का हो या मल्टी स्टेट नेशनल एक्ट हो, उसमें अगर वो रजिस्टर्ड होंगी तो अपनी योजना बनाएं और उसको एनसीडीसी के पास ले आएं। एनसीडीसी उस पर जो है उनको वित्तीय सहयोग देती है। कुछ लेवल तक ये वित्तीय सहयोग 1 करोड़ रुपए तक का बिना किसी गारंटी के होता है। उसके ऊपर अभी तक एनसीडीसी ने अधिकतम सहयोग किसी भी इस तरह के कोऑपरेटिव पैक्स को या सोसाइटी को कितना दिया होगा, चाहे वो फिर किसी को भी दिया हो? मार्केटिंग फेडरेशन है, स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन छत्तीसगढ़ का जी, उसने पिछले फाइनेंशियल ईयर में करीब 27,000 करोड़ रुपए का लोन लिया था। अच्छा। तो हम किसी भी लेवल तक लोन दे सकते हैं, लेकिन ये जरूर देखते हैं कि वो लोन रिटर्न कर देंगे या नहीं करेंगे, रिकवरी कैसे करेंगे। हाँ। और ये लोन जो है प्रोक्योरमेंट के लिए वो लेते हैं, धान खरीद के लिए लेते हैं। हाँ। फिर वो वापस कर देते हैं, फिर गेहूं खरीद के लिए लेते हैं, फिर वो वापस कर देते हैं। अच्छा, ये मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है एक तरह की वहाँ? जी, मार्केटिंग फेडरेशन है। मार्केटिंग फेडरेशन है। फेडरेशन और पैक्स और सोसाइटी, इन सब में कुछ कई बार कुछ लोग, जी हाँ, अंतर है। फेडरेशन जो है संघ है, सोसाइटीज का संघ है, और संघ जो है अपने सदस्यों के लाभ के लिए, उनको ज्ञान देने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए, बिल्कुल, और उनकी हर तरह से रक्षा करने के लिए संघ बनाया जाता है। ठीक है। और संघ स्वयं बड़ा काम कर पाते हैं क्योंकि बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, सरकार की सहायता। बहुत सारी सोसाइटी जो हैं एक फेडरेशन यानी संघ के अंतर्गत उसके बैनर पर काम करती हैं। जी जी। और पैक्स, प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये किसानों की संस्था है। इसके मेंबर्स वहाँ के केवल किसान होंगे। अभी तक हमारे यहाँ जो पैक्स बने हुए थे वो एक न्याय पंचायत स्तर पर एक पैक्स होते थे। तो भारत में कितने पैक्स होंगे? भारत में पैक्स की संख्या 1,26,000 के आसपास है, जिसमें से 93,000 पैक्स जो है कार्यरत हैं, जो इस समय काम कर रहे हैं। अभी जब अमित शाह जी मंत्री बने तो उसके बाद ये सब सर्वे कर रहे हैं। अगर हर ग्राम पंचायत पर पैक्स है या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो इसका मतलब उनकी संख्या तो फिर 6-7 करोड़ होनी चाहिए। हर गांव, न्याय पंचायत हमने कहा ना, अच्छा, न्याय तो पंचायत, एक न्याय पंचायत 5-6 गांव पर, हाँ, वो 5-6 गांव पर है। लेकिन अब उस पर नए पैक्स बना करके हर न्याय पंचायत में कम से कम 2 पैक्स हो जाएं। तो अभी योजना बनाई पिछले वर्ष अमित शाह जी ने, माननीय मंत्री जी ने हमारे, कि 2 लाख पैक्स बनाए जाएं पूरे देश में, और वो टारगेट भी दिया उन्होंने प्रदेशों को, और बने भी बहुत से पैक्स इसमें बने। कुल मिलाकर जो आइडिया था वो किसानों की खेती की समृद्धि का आइडिया था, और उस समृद्धि के आइडिया में क्या जो आप लोगों की बैठकें होती हैं, जो विचार मंथन होता है, और देश में गृह मंत्री जो हैं वो गृह मंत्री तो हैं ही, वो सहकारिता मंत्री भी हैं, और सहकारिता मंत्रालय जो है उस वजह से शहर में भी, गांव में भी, देश में कुल मिलाकर के लोगों को ज़्यादा सुनाई देना शुरू हुआ। सहकारिता को लेकर के कुछ नए संशोधन भी आए पीछे।
तो ये जो संशोधन थे, ये संशोधन कैसे इस मूवमेंट को बूस्टअप करेंगे, उस पर भी अपनी थोड़ी सी एक। ये सहकारी संस्थाएं जितनी हैं जिनकी हमने बात की है, ये सब रोजगार परक संस्थाएं हैं। पैक्स जितने हैं और पैक्स से रिलेटेड जितने फेडरेशंस हैं, वो वहाँ से गांव की समिति से शुरू करें, स्टेट की मार्केटिंग फेडरेशंस हैं, नेशनल लेवल पर नेफेड है, ये सारे लोग सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों की आर्थिक उन्नति का रास्ता बनाते हैं। किसान के खेत में बीज से लेकर के अभी जो योजनाएं चल रही हैं, एनसीडीसी की योजनाएं चल रही हैं, विस्तार से मैं उनको जरा बताऊंगा। उसमें बीज और पौधा, ये दोनों की प्रौद्योगिकी के लिए भी एनसीडीसी कोई समिति काम करना चाहे तो उस पर पैसा देती है। अच्छा, या तो बीज विकास या फिर हाँ, पौधे के विकास के लिए, और उसके बाद फिर मैकेनाइजेशन के लिए, क्योंकि अब लेबर का अभाव हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैकेनाइजेशन के लिए भी पैसा देती है। ड्रोन के लिए, ड्रोन से खेती की मॉनिटरिंग की जा सके, उसके लिए भी सहकारी समिति को पैसा देती है। उसके बाद फिर उसकी हार्वेस्टिंग के बाद कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए भी मदद करती है, भंडारण के लिए भी, मार्केटिंग के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, उसको बाजार तक पहुंचाने के लिए और एक्सपोर्ट करने के लिए, वहां तक की व्यवस्था जो है वो सरकार ने सोच रखी है। हम लोगों के बीच में विचार विनिमय होता रहता है इस पर। और ये सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के कार्यक्रमों के अंतर्गत चल करके किसान के, गांव के किसान और किसान कृषि से लगे हुए जो मजदूर हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करके और तब विकसित भारत का सपना देख रही है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये आबादी जो है, ये जो भंडारण की बात आपने कही, कई बार मुझे लगता है बड़ी महत्वपूर्ण बात थी। गांव के अंदर, गांव में जो प्रोड्यूस है, गांव की जो उपज है, वो गांव में ही उसको एक भंडारण मतलब अच्छे से सुरक्षित कर लिया जाए। इसको लेकर के पैक्स को ये प्रावधान तो किया गया है, लेकिन क्या आप हमें बता सकेंगे कि भारत के कितने गांवों में ये मिनी स्टोरेज की व्यवस्था ये हो पाई होगी? 500 मीट्रिक टन के छोटा से छोटा गोदाम जो है, कम से कम 500 मीट्रिक टन का हो। हाँ। ऐसी योजना जो है वो एनसीडीसी ने, भारत सरकार ने एनसीडीसी के माध्यम से चलाई और उसके लिए धन की भी व्यवस्था की। ठीक है। इस भंडारण योजना में अभी तक आंकड़ा मुझे ठीक से ध्यान में नहीं है, लेकिन भारत के सभी प्रदेशों में इस तरह के गांव हैं, ज्यादातर काम हुआ है इसमें, और अभी चल भी रहा है। क्योंकि कभी कभी कहीं कहीं जरूरत पड़ती है जमीन की उपलब्धता की। बिल्कुल बिल्कुल। जमीन उपलब्ध नहीं है तो फिर वहां ट्रक का आना जाना, ये सब, तो ये प्रयत्न लगातार चल रहा है। और गांव का अनाज गांव में ही रहे, और गांव में ही प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी उस पर जो है उनको ऋण दे उसकी गारंटी पर। अच्छा, ये व्यवस्था भी जो है सरकार ने बनाई है। उस पर ऋण दे और वो मार्केट करके उससे मूल्य जो है वो प्राप्त करे और बाकी किसान को दे दे। लेकिन ये तो बहुत ही मतलब मैं चमत्कारिक तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये इसलिए बहुत ही उम्दा आइडिया है कि जब फसल उठती है उस समय उसके दाम कम होते हैं। उस समय तो उसके खर्चे निकालने के लिए आपने उसको उसकी एवज में कुछ फाइनेंस कर दिया, लोन दे दिया, ऋण दे दिया, और जब उसकी उपज की कीमत बढ़ी मार्केट में, तब उसने बेच करके आपका पैसा आपको चुका दिया और उसमें से अपना लाभ भी उसने कुछ कमा लिया। लेकिन इसके जो एक्सटेंशन की बात है कि ये क्या हर गांव तक इसे कब तक हम पहुंचा सकेंगे, इसका कोई एक लक्ष्य निर्धारित किया है? निश्चित रूप से इसका लक्ष्य जो है वो विकसित भारत तक, हाँ, विकसित भारत है। उसके पहले कर लेंगे तभी विकसित भारत तक पहुंच पाएंगे हम। बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं, वो जो स्टोर होगा वहां पर हमारे पैक्स पर, जो हम पीडीएफ में अनाज देते हैं, बिल्कुल, तो एक बार तो हम इसको एफसीआई को दे देते हैं, एफसीआई फिर वहां ट्रांसपोर्ट करके पहुंचाते हैं, फिर एफसीआई फिर वहां से देता है, दिल्ली से दौलताबाद, हाँ, दौलताबाद से दिल्ली, डिस्ट्रिक्ट लेवल से यहाँ ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, सड़कों का रखरखाव, ये सब। तो सरकार की योजना ये है कि वहीं से
जो उसके लिए पीडीएफ जो है वो वहीं से निकल जाए, तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन बहुत कम हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो तो नहीं होगा क्योंकि ट्रक की जहाँ ट्रैक्टर लगेगा तो कुछ तो लगेगा, लेकिन लगभग जीरो हो जाएगा, लगभग जीरो। तो ये सरकार की योजना है इसके माध्यम से ये करने की। नहीं, बिल्कुल एकदम मतलब इसको थोड़ा सा एक और इसका एक्सटेंशन सोचते रहे हैं कुछ लोग जो कोऑपरेटिव में काम करते हैं कि गांव का मतलब मुझे भी कई बार ऐसा लगता है कि खेती के 4 ही स्टेप हैं। एक है उसका प्रोडक्शन, दूसरा है भंडारण, तीसरा है उसका प्रसंस्करण और चौथा है उसका विपणन यानी मार्केटिंग। वहाँ जाकर वो ख़त्म हो जाता है। अब उपज किसान ने पैदा कर ली, भंडारण का काम जो है वो दूसरा स्टेप है। भंडारण का जो ये दूसरे स्टेप का काम है, ये काम भी अभी 75 साल से ज़्यादा देश को आज़ाद हुए हो गए हैं, ये काम भी बहुत सुस्त गति से चला था, जिसमें आपने कहा कि उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। और भंडारण के बाद प्रोसेसिंग की जो बात आती है, वो प्रोसेसिंग भी उसकी वहाँ हो जाए, और जब प्रोसेसिंग होगी और वहाँ माइक्रो यूनिट्स लगेंगी तो जाहिर तौर पर गांव जो हैं वो एक तरह से समृद्धि का केंद्र अपने आप बन जाएंगे, क्योंकि सारी जो लाभ है वो तो प्रोसेसिंग के बाद ही शुरू होता है निश्चित रूप से। तो उसके बाद मार्केटिंग जो है उसके लिए सारा कंज्यूमर और सारा एक्सपोर्ट और ये सारी चीज़ें आपने बताई हैं। तो यहाँ अभी भंडारण और इसका प्रसंस्करण दोनों जो स्टेप हैं, इस पर अभी बहुत काम होना बाकी है। अब प्रसंस्करण के लिए सरकार सहायता देने के लिए तैयार है, ठीक है, लेकिन सरकार स्वयं सारी चीजें कर नहीं सकती है। बिल्कुल। तो लोगों को उठकर आना पड़ेगा। धन की व्यवस्था है, एनसीडीसी है, व्यक्तिगत रूप से अगर करना चाहते हैं तो नेशनलाइज्ड बैंक्स भी हैं। तो प्रसंस्करण का काम करने के लिए जो हमारे युवा भागते हैं दूसरी जगह काम करने के लिए, रोजगार शहरों में ढूंढते हैं, वो रोजगार तो उनके घर में रखा हुआ है। 10 युवा साथी मिलकर के जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, नहीं कर चुके हैं, इंटर ही पास हैं, अगर उनके मन में कुछ करने की तमन्ना है, इच्छा है, तो उनको मिलकर के और किसी भी चीज का प्रोसेसिंग प्लांट में आप गेहूं के आटा चक्की से शुरू कर सकते हैं। मैं एक चीज और देख रहा हूं कि या तो मेरी जानकारी का अभाव हो सकता है, किसानों की सोसाइटी हैं, मिल्क फेडरेशन है, उनके पैक्स हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं। क्या कंज्यूमर की भी सोसाइटी है? जी हाँ, कंज्यूमर की सोसाइटी है। और ये क्या काम करती हैं और कैसे करती हैं? ये उपभोक्ता सहकारी समितियां हैं। ठीक है। उपभोक्ता सहकारी समितियां अपने सदस्यों के उपभोग की सारी वस्तुओं के लिए स्टोर बनाते हैं। हाँ। और डिमांड जानते हैं, डिमांड कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। और उस डिमांड के माध्यम से थोक में सामान मंगा करके और उसको उनको उसके उचित मूल्य पर देते हैं अपने सदस्यों को। तो जो बाजार मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि उधर एक गांव है जो प्रोड्यूसर सोसाइटी है, इधर आप कह रहे हैं कि कंज्यूमर भी है, उसके लिए कंज्यूमर सोसाइटी का प्रावधान है। तो एक गांव वो अपनी उपज को प्रोसेस करके उसको जो है जो कंज्यूमर सोसाइटी है डिमांड के अकॉर्डिंग उसको दे दे। हर गांव के साथ एक कंज्यूमर्स का एक बंच जो है वो कनेक्ट हो अगर, तो जाहिर तौर पर जो किसान है उसको भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कंज्यूमर को भी कहीं इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो एक कोलैटरल जो एक प्लेटफॉर्म है, इसको क्रिएट करने में क्या दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है, ये कोलैटरल प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका है। ओके। और जितने देश भर में जितने प्रदेश हैं, एक मॉडल बायलॉज मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन ने बनाया एम पैक्स के नाम से। जी। मल्टीपर्पज प्राइमरी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। पहले पैक्स थी, उसको एम पैक्स नाम दिया। पैक्स जो है स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट में रजिस्टर्ड होती थी, बायलॉज उनके हिसाब से हर स्टेट का अलग अलग होता था। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये 2 साल हो गया करीब, तो एम पैक्स बना दिया और मॉडल बायलॉज, और सारे प्रदेशों ने इस मॉडल बायलॉज को एक्सेप्ट किया। वेस्ट बंगाल ने भी एक्सेप्ट किया, इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो सरकार का विरोध करती थी, लेकिन वहां भी एक्सेप्टेंस हुआ इसका। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक ही प्लेटफॉर्म पर सारा काम करने के लिए मल्टीपर्पज मतलब प्लेटफॉर्म तैयार है, प्लेटफॉर्म तैयार है और उड़ान की तैयारी है। बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप संसद टीवी में आए, हमारे साथ जुड़े
और हमारे दर्शकों को आपने जो है कोऑपरेटिव्स का जो ABC है उसको समझाने की कोशिश की। हम ये बात समझते हैं कि परिवार एक कोऑपरेटिव यूनिट है, हमारे गांव भी एक कोऑपरेटिव यूनिट होते ही थे, लेकिन कोऑपरेटिव को एक मूवमेंट बनाने की ज़रूरत देश में जब हरित क्रांति आई, जब श्वेत क्रांति आई, तब उसको एक मूवमेंट बनाने की ज़रूरत पड़ी। और कोऑपरेटिव मूवमेंट का और कोऑपरेटिव संस्थाओं का पूरे देश के 140 करोड़ लोगों को इसलिए भी शुक्रिया करना चाहिए क्योंकि जैसा कि कहा धनंजय सिंह ने कि देश में 100% योगदान जो है, श्वेत क्रांति हो या हरित क्रांति हो, 100 का 100% योगदान इन कोऑपरेटिव संस्थाओं का है। तो मिलकर क्या है, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। तो अगर हम एक मन और एक मत से कुछ आगे बढ़ते हैं तो जाहिर तौर पर हम एक स्मार्ट और इनोवेटिव भारत जो है उसको उस दिशा में ले जा सकते हैं। तो फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। नमस्कार।